नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। गुना में पिता पुत्र ने किया दुकान पर कब्जा। रजिस्ट्री एक दुकान की, दो दुकानों पर जता रहे हैं हक। हरियाणा में जबरन शादी के लिए किडनैप किया, दिन रात दौड़ाते रहे कार। दिल्ली, हरिद्वार और चंडीगढ़ भी गए। राहुल गांधी पर भड़के हरियाणा के सीएम खट्टर। बोले वह और उनकी पार्टी करती है डर्टी पॉलिटिक्स, सेना से उन्हें मांगनी चाहिए माफी। आजमगढ़ में पड़ोसियों ने दो भाइयों को मारी गोली, एक भाई की मौके पर मौत। पेट और गर्दन पर 4 गोलियां लगी, दूसरा घायल। सेक्सटॉर्शन ब्लैकमेलिंग का सबसे बड़ा जरिया, वीडियो कॉल पर अश्लीलता से जालसाजी। सबसे ज्यादा शिकार लखनऊ के लोग। बस हादसे में बेटे को खोने वाले पिता का दर्द। बोले दुनिया की खुशियां देना चाहता था, सोचा नहीं था इकलौता बेटा ऐसे छोड़ जाएगा। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने का वीडियो वायरल, तेज आवाज के साथ पटरियों से उतरे डिब्बे। प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़, मुरादाबाद में हुआ हादसा। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आप किसी को दुकान किराए पर दे रहे हैं या उसे कॉम्प्लेक्स की कोई एक दुकान बेच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। बरसों बाद भी किसी की नीयत बिगड़ सकती है, वो आपकी दुकान पर कब्जा कर सकता है। ऐसा ही एक मामला शहर के निचले बाजार में सामने आया। यहाँ पिता पुत्र ने मिलकर एक दुकान पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक दुकान की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन कब्जा 2 दुकानों पर कर लिया। रातों रात उन्होंने ऊपर की दुकान का ताला तोड़कर अपना सामान उसमें रख दिया। पुलिस ने 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। भगवती कॉलोनी के रहने वाले इंद्रबदन पटेल ने बताया कि उनके और उनके भाई की संयुक्त रूप से सदर बाजार ब्यास की पुलिया के पास स्थित मैसर्स और आर पटेल के नाम से दुकान स्थित है। इसमें वह अपने भाई के साथ तंबाकू का व्यापार करते आ रहे हैं। उनकी पुश्तैनी दुकान 472 वर्ग फीट में बनी हुई है। 3 दिसंबर को वह रात लगभग 8 बजे दुकान बंद करके ताला लगाकर घर आ गए थे। जब अगले दिन 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे प्रार्थी उक्त दुकान पर पहुंचा तो प्रार्थी ने देखा कि प्रार्थी के दुकान के ताले टूटे हुए हैं। अनावेदक संदीप सोनी और सिद्धार्थ सोनी ने उक्त दुकान पर 3-4 की दरमियानी रात में ताला तोड़कर अवैध रूप से प्रवेश कर कब्जा कर लिया है, जो कि आज दिनांक तक निरंतर जारी है। अनावेदक से दुकान में अवैध रूप से प्रवेश करने के संबंध में प्रार्थी ने पूछा तो अनावेदक ने प्रार्थी को गालियां दी और धमकाते हुए कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमें उक्त दुकान से कोई नहीं हटा सकता है। प्रार्थी को धमकाते हुए कहा कि यदि तुमने थाने आदि में शिकायत की तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों को गोली मार देंगे। यह भी कहा कि हम आत्महत्या कर झूठे प्रकरण में फंसा देंगे। आवेदक ने यह भी कहा कि तुम गुजराती हो, तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है, हमारा यहाँ सब कुछ है। प्रार्थी की उक्त दुकान में दैनिक उपयोगी डायरी, वही खाते, मंदिर स्टील का काउंटर, अलमारी, टीवी, पलंग, 25 से 30 हजार रुपये नकदी और तंबाकू की लगभग 25 बोरियां जिसकी कीमत 50 हजार रुपये है और अन्य कीमती सामान रखा हुआ था। उक्त सभी कीमती सामान एवं नकदी राशि अवैध रूप से अनावेदकरण ने रख लिया है। प्रार्थी ने उक्त दुकान की सुरक्षा प्रयोजनार्थे 4 सीसीटीवी कैमरे दुकान के अंदर और बाहर की देखरेख के लिए लगाए थे। उक्त कैमरों को भी अनावेद का गण ने तोड़कर फेंक दिया और कैमरों की रिकॉर्डिंग के लिए रखी डीवीआर को भी नष्ट कर दिया है। प्रार्थी ने उक्त घटना की मौखिक सूचना सिटी कोतवाली को दी और अपनी व्यापारिक स्तर पर स्थानिक और अन्य जान पहचान वालों से बातचीत करके आपसी सहमति से विवाद निपटाने का प्रयास किया, परंतु अनावेदक निरंतर बवाल कब्जा किए हुए है। प्रार्थी के पास उक्त दुकान के स्वामित्व के संबंध में सभी वैधानिक दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध है और तोड़े गए तालों की चाबी आज दिनांक तक प्रार्थी के पास ही है।
अनावेदक का उक्त दुकान पर कोई अधिकार नहीं है और न ही उक्त दुकान के संबंध में अनावेदक के पास कोई दस्तावेज है। 4 दिसंबर से प्रार्थी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, जिससे प्रार्थी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी का समाज शहर में अल्पसंख्यक है, इस कारण से प्रार्थी अनावेदक से भयभीत है। पुलिस ने उनकी शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के रोहतक स्थित महारानी किशोरी देवी कॉलेज के सामने से किडनैपिंग हुई चरखी दादरी की छात्रा बरामद हो गई है। पुलिस ने 2 किडनैपरों को गिरफ्तार कर लिया है। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड फरार है। शुरुआती जांच में पता चला कि छात्रा को जबरन शादी के लिए गन पॉइंट पर किडनैप किया गया था, फिर उसे दिन रात कार में घुमाते रहे। दिल्ली, हरिद्वार और चंडीगढ़ भी गए, लेकिन करीब 30 घंटे बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। किडनैपिंग के मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ रेड कर रही है। छात्रा से शादी करना चाहता था मास्टरमाइंड। हनुमान कोलानी का रहने वाला अंशुल चहल छात्रा से शादी करना चाहता था। छात्रा इसके लिए राजी नहीं हुई, जिसके बाद उसने छात्रा को किडनैप कर शादी की साजिश रची। इसके लिए 2 दोस्त गांव गरनावटी निवासी देव और रोहतक की हनुमान कॉलोनी निवासी अमन को साथ मिला लिया। एक दिन पहले यानी वीरवार को छात्रा को किडनैप करने की प्लानिंग तैयार की गई थी। अंशुल को पता था कि छात्रा चरखी दादरी से रोजाना कॉलेज जाती है, इसलिए वहीं से छात्रा को किडनैप करने की तैयारी की गई। किडनैप के लिए कार का बाकायदा इंतजाम भी किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को अंशुल, अमन और देव के साथ महारानी किशोरी कॉलेज पहुंचा। वहां छात्रा के कॉलेज के अंदर जाने से पहले गेट पर ही पिस्तौल के बल पे अपहरण कर लिया। तीनों आरोपियों उसे जबरन कार में डालकर वहां से भाग निकले। कार में बैठने के बाद पहले वह सोनीपत गए, वहां से वह दूसरी कार में सवार हो गए। इसकी प्लानिंग पहले से ही थी। अपहरण के वक्त और उसके बाद चश्मदीद या सीसीटीवी के जरिए कार की पहचान हो जाती, इसलिए उन्होंने कार बदल ली। यह कार पहले ही वहां तैयार खड़ी थी। कॉलेज के बाहर से 20 साल की छात्रा का अपहरण होते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। रोहतक पुलिस की 4 टीमें पीछे लग गई। पुलिस ने सोनीपत में किडनैपिंग में इस्तेमाल कार बरामद कर ली, जिसके बाद यह साफ हो गया कि किडनैपर अब दूसरी कार में सवार है। पुलिस पकड़ न सके, इसके लिए वह छात्रा को कार में बिठाकर दिन रात कार दौड़ाते रहे। पहले वह सोनीपत गए थे, फिर वहां से दिल्ली और हरिद्वार पहुंच गए। यहाँ वह कुछ देर रुके, लेकिन छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिला। हरिद्वार से वह चंडीगढ़ आ गए। यहां भी पकड़े जाने का डर लगा तो करनाल आ गए। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड अंशुल करनाल में ही उतर गया। यह देखकर बाकी दोनों छात्रा को लेकर रोहतक की तरफ आने लगे। गोहाना रोड पर पुलिस ने उनकी कार को घेर कर पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए गए आरोपी देव और अमन ने बताया कि वे मुख्य आरोपी अंशुल के दोस्त थे। दोस्ती के लिए ही वे इस अपहरण के अपराध में शामिल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी अंशुल को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है, ताकि उसे भी पकड़ा जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान को लेकर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक अपरिपक्व बयान देकर यह बता दिया कि उन्हें देश और देश की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। जिस वक्त में हमारे सैनिक चीन को जोरदार और असरदार जवाब दे रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी का ये बताना सेना और पूरे देश के मनोबल को तोड़ने वाला बयान है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि वह इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बयान को लेकर सबसे पहले तो राहुल गांधी को सेना और देश से माफी मांगनी चाहिए। भले ही राहुल गांधी और उनकी पार्टी कैसी भी गंदी राजनीति करे, लेकिन ये पूरे देश एक मजबूत नेतृत्व में अपनी सेना के साथ खड़ा है और उनकी शौर्यता पर हमेशा गर्व करता है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि चीन जंग की तैयारी कर रहा है और सरकार सोई हुई है, वो इसको नजरअंदाज करने का प्रयास कर रही है। तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाल में हुई झड़प पर भी राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की पिटाई की है। आजमगढ़ जिले के बगरा गांव में शनिवार की देर रात 2 पड़ोसियों में विवाद के बाद हिंसक झड़प हो गई। एक पक्ष ने 2 सगे भाइयों को गोली मार दी। इसमें एक भाई की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। आरोपी पड़ोसी और उसके परिवार के लोग भागे हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरने वाला भाई सेना से रिटायर है। उसकी गर्दन और पेट में 4 गोलियां लगी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। यह घटना तरवा थाना क्षेत्र के बदरा ऊंच हुआ गांव की है। शनिवार की देर रात पड़ोसी और उसके साथियों का रविशेष से विवाद हुआ था। इसके बाद घर से 300 मीटर की दूरी पर गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया। बगरा
अचहुआ गांव निवासी रविश यादव अपने भाई सचिन और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के अंदर बैठे थे। रात देर करीब 4 लोग असला लेकर लैस होकर आए और रविशेष यादव को किसी काम के बहाने दरवाजे पर बुलाया। उसके पीछे छोटा भाई सचिन भी साथ आ गया। हमलावर रविशेष को निशाना बनाते गोली चला दी, जिसमें रविशेष को सीने में, दाहिने तरफ गर्दन और पेट में 4 गोलियां लगी। गोली की आवाज सुनते ही गांव में भगदड़ मच गई। भाग रहे भाई सचिन को भी पैर में गोली लग गई, इससे वो घायल हो गया। दोनों भाई वहीं खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक हमलावर फरार हो गए थे। लोगों ने आनंद फानन में दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने रविशेष यादव को मृत घोषित कर दिया। वो 2019 में सेना से रिटायर होकर आया था। एसपी अनुराग आर्य ने फील्ड यूनिट को घटनास्थल का निरीक्षण करने भेजा। अस्पताल पहुंचे एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि वाद विवाद के कारण यह घटना हुई है। मृतक के परिजनों और लोगों से बातचीत की गई है। मृतक के परिजनों ने पड़ोसी पंचम यादव, संजय यादव सहित 2 अन्य लोगों द्वारा घटना को अंजाम देने की बात कही है। इस घटना में रविशेष यादव की मौत हो चुकी है, जबकि सचिन यादव के पैर में गोली लगी है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें जल्द ही घटना को खुलासा किया जा सके। सारे तथ्यों को वेरीफाइड किया जा रहा है। रात को अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर कोई लड़की अपने कपड़े उतारने लगे। कॉल कटने के बाद एक वीडियो मिले, जिसमें आपको अश्लील वीडियो है। वीडियो डिलीट करने के लिए वो आपसे पैसे की डिमांड करे तो समझ जाइए कि आप साइबर ठगों के जाल में फंस गए हैं। इस तरह की जालसाजी को सेक्टॉर्शन का नाम दिया गया है। लखनऊ समेत यूपी में इसके मामले बढ़ गए हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो पैसा जाएगा ही, मानसिक तौर पर भी परेशानी बढ़ जाएगी। अपर पुलिस आयुक्त अपराध अखिलेश सिंह के मुताबिक सेक्टॉर्शन की शिकायतें पिछले 1 साल से बढ़ी है। ये साइबर ठगों का ब्लैकमेलिंग का ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें यह व्हाट्सएप पर एक युवती से वीडियो कॉल कराते हैं। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से युवती न्यूड होने लगती है। इस दौरान इस गिरोह के लोग स्क्रीन रिकॉर्ड करके जरिए दोनों को अश्लील वीडियो बना लेते हैं, जिसके बाद इस वीडियो को इंटरनेट पर डालने की धमकी देकर पैसा मांगते हैं। आपको बता दें कि इस तरह के केस शहर के जाने माने डॉक्टर से लेकर जज तक के साथ हुए हैं, जिसका केस गौतमपल्ली थाना, गोमती नगर चौक, विभूति खंड, साइबर थाना आदि में दर्ज है। इंदिरा नगर सी ब्लॉक में रहने वाले एक युवक से साइबर ठग ने आईपीएस बनकर अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे थे। पीड़ित के मुताबिक कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से मौजूद एक महिला ने अश्लीलता शुरू कर दी, जिसे देखकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वीडियो कॉल काटते ही एक युवक ने आईपीएस अधिकारी बनकर फोन करके पैसे मांगे। खुद को आईपीएस आलोक वर्मा बताते हुए कहा कि एक युवक ने यूट्यूब पर आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया है। इसकी शिकायत सीबीआई और दिल्ली क्राइम ब्रांच में की गई है। साइबर फ्रॉड में अक्सर क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद होने का डर दिखाकर ठगी करते हैं। इसमें ठग एक लिंक भेजकर या ऐप डाउनलोड करवाकर चप्पत लगाते हैं। साइबर ठगी की घटनाओं का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ लखनऊ में साइबर ठग औसतन हर महीने 2 करोड़ 40 लाख रुपए खातों से चप्पट कर रहे हैं। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख मिलती रही है। उठा के पट दूंगा, उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, जिए दूंगा। भी मेरा साथ दोगे? हमेशा के लिए। नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स। चुप रहो तेजरो, बोझ तो तुम लोग हो इस धरती पर। अब तो हम दिखाएंगे तुझे और तेरे बाप जगीरा को। तेरी खोपड़ी नहीं उतार देना, मेरा नाम गुरु नहीं। और जाके कह दे अपने जगीरा से अपनी कब्र खोद के रखे, हम लोग आ रहे हैं। आगे पढ़ने का मतलब समझना, फर्ज को जिंदगी से पढ़कर समझना। इनकलाब जिंदाबाद।
विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। जौनपुर से प्रयागराज टूर पर जा रही बस पलटने से 2 छात्रों की हुई दर्दनाक मौत से पूरा परिवार सहम गया है। हालांकि इलाके के बैसकी गांव में इस हादसे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचकर जब अपने लाडले का शव देखा तो वो खुद को संभाल नहीं सके। मृतक छात्र अनुराग के पिता मानदार रोते हुए सिर्फ यही कह रहे थे कि अनुराग, मैं तेरा इकलौता बेटा था। बहुत मिन्नतों के बाद 3 बेटियों के बाद घर में एक बेटा हुआ था। मैं तो उसे पूरी दुनिया की खुशी देना चाहता था, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं हुआ। मेरा बेटा ऐसे छोड़कर चला जाएगा, ये हम कभी सोच नहीं सकते थे। मैं इतना अभागा बाप हूं कि मरने के बाद अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देख सका। अनुराग जौनपुर के सुसेरी इलाके के भरतीपुर गांव का रहने वाला था। मृतक अनुराग के पिता मानदार के मुताबिक बेटे ने जब आकर ये बताया कि वो प्रयागराज टूर पर जाना चाहता है तो उन्होंने साफ मना कर दिया, मगर बेटे की जिद और खुशी के उन्होंने थोड़ी ही देर में अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने बेटे अनुराग को अन्य बच्चों के साथ टूर पर जाने की अनुमति दे दी। बेटे की मौत की खबर पाकर उनका रो रो कर बुरा हाल है। वह बस एक ही बार बार दोहरा रहे हैं, काश मैं बेटे को टूर पर जाने की अनुमति ना देता, वो हमेशा के लिए उनसे दूर न जाता। वही अनुराग की मां सावित्री देवी भी बेटे को बार बार याद करके रो रही है। दरअसल बस में अनुराग के साथ टूर पर उसकी बहन अनु भी जा रही थी। बस में सभी बच्चे काफी खुश थे, तभी अचानक बस हंडिया के पास पलट गई। अनु तो बच गई, लेकिन उसके सामने ही उसके छोटे और इकलौते भाई की जान चली गई। अनु अपने भाई के शव को पकड़कर रोने और चीखने लगी। बस हादसे में मरने वाले दूसरे छात्र का नाम अंकित यादव है। वो कक्षा 9वीं का छात्र था। वो सुरेरी इलाके के दोहरा गांव का रहने वाला था। जब उसके पिता राम जतन को फोन पर पता चला कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, यह सुनकर पिता गांव से प्रयागराज के लिए SRN अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने लगा कि शायद उसका बेटा अभी जिंदा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में पुलिस चौकी पर वह रोते रोते अचेत हो गए। उसके मुंह से सिर्फ निकल रहा था, उसका बेटा अंकित कहां चला गया। मां सावित्री देवी समेत पूरा परिवार गम में डूब गया। जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के परमालपुरा गांव में श्रीमती कांति देवी जनता विद्यालय है। स्कूल की तरफ से शनिवार को बच्चों को टूर पर जाना था। बस में कुल 83 लोग सवार थे, जिसमें 75 छात्र छात्राएं, 8 स्कूल के स्टाफ शामिल थे। बस हंडिया थाना क्षेत्र के भैंसकी गांव में पहुंची तो बेकाबू हो गई और पलट गई। इसमें 25 बच्चे घायल हो गए, 2 की मौत हो गई, 3 की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मुरादाबाद में मालगाड़ी के पटरियों से उतरने का वीडियो सामने आया है। हादसा शनिवार को सुबह 10:29 पर हुआ। बोकारो स्टील सिटी से बल्लभगढ़ जा रही एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे अचानक तेज आवाज के साथ पटरियों से उतर गए। हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से गुजर रही थी। सामने आया हादसे के वीडियो में दिख रहा है कि मालगाड़ी के पटरी से उतरते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आनन फानन में लोग जान बचाकर भागे। प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन के इंतजार में बैठे कई लोग दहशत के मारे प्लेटफॉर्म पर से रेलवे ट्रैक पर कूद गए। पहले मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतरा, उसके बाद ट्रेन को 2 हिस्से में बंट गई। इंजन बाकी डिब्बों के साथ आगे निकल गया, जबकि पटरी से उतरे डिब्बे के ऊपर चढ़ते हुए पीछे वाला दूसरा डिब्बा भी पटरी से उतर गया। ट्रैक किनारे लगे बिजली के पोल भी डिब्बे की चपेट में आकर गिर गए। जिस तेजी से मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, उसे देखकर आसपास के लोगों को लगा मानो डिब्बे ट्रैक पर पलटते हुए प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इससे वहां भारी अफरा तफरी मच गई। बोकारो स्टील सिटी से बल्लभगढ़ जा रही इस मालगाड़ी में स्टील की चादरें लोड थी। मालगाड़ी के डिब्बों के ट्रैक पर पलटने की वजह से रेलवे की वाटर लाइन भी फट गई थी, जिसकी वजह से ट्रेनों में पानी भरने का काम भी बाधित रहा। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे DRM अजय नंद हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे चुके हैं, ताकि हादसे के कारणों का पता चल सके। सारण में पिछले 4 दिनों से 72 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। मीडिया ने इस मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट की और हर एंगल को दिखाया। अब इन्हीं रिपोर्ट के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जहरीली शराब से हुई मौतों की मौके की जांच के लिए टीम बिहार भेजने का फैसला लिया है। आयोग ने ट्वीट करके कहा कि अपने एक सदस्य की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की जांच टीम बनाई है। यह टीम बिहार के अन्य जिलों में मौकों पर जाकर जांच करेगी। आपको बता दें कि हादसे के चौथे दिन भी अस्पताल और घटना वाले गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि अन्य दिनों से शनिवार का दिन थोड़ा राहत भरा रहा।
4 दिनों में शनिवार को सबसे कम मौतों का आंकड़ा सामने आया। जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग द्वारा सतर्कता बरतते हुए लगातार माइकिंग और छापेमारी की जा रही है। जहरीली शराब कांड में मौत के बाद दूसरी कार्रवाई देखने को मिली। इसुआपुरा थाना अध्यक्ष संजय कुमार राम, चौकीदार और दमदार को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ऑपरेशन क्लीन के तहत छापेमारी करते हुए शराब के कारोबार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी भी जारी है। चौथे दिन शनिवार मृतक के परिवार वालों से मिलने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान, नेता चिराग पासवान मशक्कत पहुंचे। उन्होंने कहा कि 150 मौतें हुई है, सरकार छिपा रही है। राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करूंगा। इसुआपुर से शुरू हुई मौत का आंकड़ा मसरख, मढौरा, तरैया, अमनौर सहित बनियापुर से भी सामने आने लगा है। अभी तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। छपरा सदर अस्पताल सहित निजी क्लिनिक में लोगों का इलाज जारी है। मंगलवार से शुरू हुआ मौतों का आंकड़ा बढ़ते समय के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात 5 लोगों की मौत हो गई थी। बुधवार की शाम तक बढ़ते हुए संख्या 27 हो गई। गुरुवार की सुबह फिर बढ़ते हुए मृतकों की संख्या 49 पहुंच गई। शुक्रवार की सुबह मृतकों की संख्या 92 हो गई और शाम होते होते संख्या बढ़कर 62 हो गई है। शनिवार सुबह सुबह 10 और लोगों ने दम तोड़ दिया। मौतों का आंकड़ा 72 हो गया है। सभी मृतकों में एक लक्षण दस्त, उल्टी के साथ आंखों की रोशनी गायब और मल्टी ऑर्गन फेल की समस्या सामने आई है। मंगलवार से शुक्रवार तक सदर थाना अस्पताल में भयावह स्थिति रही। मंगलवार की रात से ही मरीजों का आना जारी हुआ था, जो अभी तक जारी है। आंख की रोशनी के साथ शुरू हुए लक्षण मल्टी ऑर्गन फेल होने से मरीज की मौत के मुंह में धकेल दे रहा है। अस्पताल में अभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लगातार एम्बुलेंस के आने जाने की आवाज और सायरन की आवाज मर्माहत माहौल बना दे रहा है। इलाज कर रहे चिकित्सकों के अनुसार मृतकों के शरीर में फॉलिक एसिड बढ़ने के कारण मल्टी ऑर्गन फेल हो जा रहे हैं। मौत से पूर्व सभी मृतकों का ब्लड प्रेशर लगातार बदलाव हो रहा है। मरीजों में बेचैनी, उल्टी, पेट दर्द, सांस लेने में परेशानी, आंखों से धुंधला दिखाई देना आदि की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूट गया है। आज सुबह पुल टूटकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल का काम चल रहा था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 13 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। 2 दिन पहले यानी गुरुवार को इसके पिलर नंबर 2 और 3 के बीच दरार देखी गई थी। इसके बाद से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और आज ये टूटकर नदी में समा गया। पुल के धंसने और गार्डर में दरार की सूचना मिलते ही बलिया एसडीओ रोहित कुमार, एसडीपीओ कुमार वीर धीरेन्द्र, सीओ सतीश कुमार सिंह और सिहाय अखिलेश राम एवं स्थानीय थानों की पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने तुरंत पुल के दोनों तरफ चौकीदार की तैनाती करने के साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर सभी तरह के वाहनों को परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे संयोग है कि अब तक इस पर किसी भारी वाहन का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है, वरना किसी भी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। रहुआ पंचायत के मुखिया सुबोध कुमार सिंह उर्फे मुन्ना सिंह ने बताया कि आहोक घाट सहित विष्णुपुर, आहोक, रजोड़ा, गोविंदपुर, खारदियार आदि गांवों के लोगों के लंबे समय से उठ रही मांग के बाद साल 2012-13 में इस गंडक नदी पर पुल निर्माण को लेकर स्वीकृति मिली थी, जिसके निर्माण का जिम्मा मां भगवती कंस्ट्रक्शन को मिला था। पुल की जांच के लिए शनिवार को इंजीनियर की विशेष टीम भी बुलाई गई थी, बावजूद पुल को बचाया नहीं जा सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 5 साल पहले यह पुल बनकर तैयार हुआ था। मां भगवती कंस्ट्रक्शन बेगूसराय ने 1343.32 लाख की लागत से 23 फरवरी 2016 से निर्माण कार्य शुरू किया था और महज 1 साल बाद 22 अगस्त 2017 को यह पुल बनकर तैयार हो गया था और आज 5 साल बाद यह पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंडक नदी पर यह पुल बनने के बावजूद भी वाहनों के आवागमन पर रोक थी। यह मार्ग अवरुद्ध रहने के कारण यहाँ के लोगों को मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे नंबर 31 तक पहुंचने के लिए एकमात्र बांध मार्ग से ताड़तर उमेश नगर के रास्ते नन हकू मंडल टोला तक लंबा और घुमावदार सफर तय करना पड़ता था। सुलभ सड़क नहीं रहने के कारण यहाँ तक कोई सवारी गाड़ी भी नहीं चलती थी।
आपको मालूम हो कि काफी लंबे समय से उठ रही मांग के बाद साल 2012-13 में तत्कालीन विधायक सह बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह की पहल पर बूटी गंडक नदी पर इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो बनकर तैयार था और आज तक वो टूट गया। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।